Assalamu alaikum dear participants. Welcome to all of you PPSC Lecturer Mathematics Preparatory Sessions 2022. ओके हमने लास्ट जो बैचेस पास आउट हुए जिसमें 2021 का भी पेपर हमारे पास इंक्लूडेड था, वहां तक न्यूमेरिकल एनालिसिस में से पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार बहुत कम पोर्शन को टच किया जाता था, लेकिन लास्ट टाइम 2021 में जो पेपर आया उसमें 4 मार्क्स के जो एमसीक्यूज हैं वो इंक्लूड थे। तो इसी वजह से हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे न्यूमेरिकल एनालिसिस को टच करने की कोशिश करेंगे, या यूं कह लें कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं हम उन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और साथ ही कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जितने भी जो मेथड्स हैं उनमें फार्मूलाज की हद तक जाएं, या उनका जो कन्वर्जेंस रेट है जो कि बेसिकली पूछा गया, या वही चीज़ इसके अंदर ज़्यादा जो है ना वो प्रोमिनेंट या इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसी को हम देखेंगे। ठीक है ना। तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल एनालिसिस की हम फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। डेफिनेशंस में यहाँ पे नहीं लिखूंगा जिस तरह मैंने अभी बताया, क्योंकि हमने इसका ओवरव्यू लेना है ज्यादातर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस बेसिकली क्या चीज है? न्यूमेरिकल एनालिसिस बेसिकली अप्रोक्सीमेशंस लेके आता है सॉल्यूशंस की। एक तो चीज है ना कि हम एनालिटिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि एनालिटिक सॉल्यूशन में हम एग्जैक्ट अप्रोच यूज कर रहे होते हैं कि एग्जैक्ट आंसर्स की तरफ जाते हैं, जबकि न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर हम किन चीजों की बात कर रहे होते हैं? हम बात कर रहे होते हैं अप्रोक्सीमेशंस ऑफ solutions of mathematical problems। कि इसको एरर एनालिसिस भी बोलते हैं हम। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन एनालिसिस का नाम भी दे देते हैं हम रूटीन में। तो ये सारी चीजें इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस को, क्योंकि इसके अंदर हम क्या काम कर रहे होते हैं? एरर एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसके अंदर जो एरर है, अब एरर किस वजह से आता है? अब एरर का ताल्लुक होता है दो चीजों के साथ, कि एग्जैक्ट वैल्यू के साथ और अप्रोक्सीमेट वैल्यू के साथ। अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी, एक एग्जैक्ट नंबर्स और दूसरे अप्रोक्सीमेट नंबर्स। क्योंकि हमें पता तो चले ना कि एरर आ कब सकता है। अब एग्जैक्ट नंबर्स क्या चीजें हैं? एग्जैक्ट नंबर्स के अंदर लाइक आप लोगों को जिनका एग्जैक्टली चीज पता हो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या 1/2 है। 1/2 भी बेसिकली 0.5 एग्जैक्टली आप लोगों को इसका पता है कि हाफ है। ठीक है, दूसरी तरफ अप्रोक्सीमेट नंबर्स वो हैं जो कि किसी हद तक सिमिलर वैल्यूज दे रहे होते हैं, लेकिन उनको अगर आप लोग आंसर भी लिखना चाहें तो कभी भी उसको एग्जैक्टली आप लोग प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे टू स्क्वायर रूट। अब इसका जो भी आंसर कोई भी आपको बताएगा, लिखने की कोशिश करेगा, तो वो इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा होगा ना, यानी कि इट्स आंसर विल हैव its answer may have certain degree of accuracy। सर्टेन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मैंने इस वजह से वर्ड यूज किया क्योंकि कोई कह सकता है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दें, कुछ 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दें, ठीक हो गया। अब अप्रोक्सीमेशंस जब लिखी जाएंगी या अप्रोक्सीमेट नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, या अप्रोक्सीमेट नंबर्स कभी भी नजर आ रहे होते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं होता कि तमाम के तमाम जो नंबर्स होंगे वो क्या हो रहे होंगे, सारे ही बराबर अहमियत के हामिल होते हैं। तो तब एक वर्ड यूज होता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट बेसिकली क्या चीज है कि किसी भी नंबर के अंदर जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डिजिट्स, वो
कितने इंपॉर्टेंट हैं या उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस वहां पर रहेगी। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होते हैं या सिग्निफिकेंट नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स हैं। जैसे कि हम बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले शायद देखा हो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर जो इसके प्रॉपर रूल्स हैं कि तमाम नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं इसके अंदर सिग्निफिकेंट कौन कौन है, नॉन जीरो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है ना। और जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। तो तमाम नॉन जीरो डिजिट्स भी सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट के दरमियान, जिस तरह ये आ गया ना 2.1261, सारे नॉन जीरो है ना, तो सारे सिग्निफिकेंट हैं। इसी तरह 2.105, अब ये जीरो टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ गया ना, तो ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट है, यानी कि इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो 4 हो गया, हालांकि एक जीरो है, नॉन जीरो सारे के सारे जो है वो नहीं थे। अच्छा, और ये है कि हमारे पास जीरो राइट साइड पे जो जीरो है और लेफ्ट साइड पे जो जीरो है, अब उनके लिए हमें प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे कि ये हमारे पास है 0.4376, ठीक है ना। इसके अंदर जो तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं ये तो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे ये जो जीरो है ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, लेफ्ट साइड पे जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा हमारे पास। इसी तरह अगर हमारे पास जीरोस राइट साइड पे भी हो और लेफ्ट साइड पे भी हो, ये नंबर आ गया, लेफ्ट पे भी है राइट पे भी, अब ये वाले जीरोस जो है ना ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ, डेसिमल के बाद जो जीरो लिखा जाएगा वो सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात कर रहे होंगे तो ये नंबर लिखा हुआ और 0.004307, ये दोनों जो है ना डिफरेंट नंबर्स हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 4 हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 5 हैं, क्योंकि अगर वो डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट हो तो वो लिखा जाएगा, अगर नहीं लिखा हो तो इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कितने हो सकते हैं, तो ये आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं हम एरर्स पे, क्योंकि एरर्स के आगे फर्दर जो है टाइप्स एरर्स, एक तो ये है कि जो हम आम रूटीन में बात कर रहे होते हैं कि इनहेरेंट एरर्स है, ट्रंकेशन एरर है, वो टाइप्स। लेकिन इसके अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप लोगों के पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात की जाती है, उसके अंदर जो एरर्स की जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो राउंड ऑफ एरर्स हैं, कि राउंड ऑफ जब भी कर रहे होते हैं, कि राउंड ऑफ करते हुए बाजू का जो चेंजेस आते हैं वो राउंड ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ है क्या चीज, राउंडिंग ऑफ आप ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद अगर कोई चलता जा रहा है डेसिमल, यहाँ पे ब्रेक लगानी है, तो जिस जगह से आप ब्रेक लगाना चाह रहे हैं, कट करना चाह रहे हैं, उससे अगले नंबर को देखेंगे कि वो नंबर अगर 5 से ग्रेटर है तो आप उससे पहले वाले नंबर में 1 जो है वो ऐड कर देंगे। अगर वो 5 से लेस है, ठीक है, तो फिर वो सिंपल सी बात है कि एज इट इज रहेगा, मतलब यानी कि अगर आप लोग यूं कर रहे हो 0.755431, अब ये वाला नंबर यहीं से आप लोग टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाला 3 एज इट इज रहेगा, ये बाकी दोनों डिजिट जो है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसमें ये दोनों राउंड ऑफ करते हुए खत्म हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले ये जो 3 है इसमें 1 जो है ऐड हो जाएगा, यानी कि अगर जिस नंबर को आप पहली दफा खत्म करना चाह रहे हैं, जिसके बाद पूरी सीरीज खत्म कर रहे हैं,
अगर वो नंबर 5 से ग्रेटर है तो फिर उससे पहले वाले में 1 ऐड हो जाएगा, अगर वो नंबर 5 से लेस है तो फिर अनचेंज रहेगा। हाँ, सिचुएशन तब सीरियस होगी जब जिस नंबर को आप टर्मिनेट करने जा रहे हैं वो 5 है, ठीक है ना। अब अगर ये 5 है ना तो फिर इससे पहले वाला जो डिजिट है जो 3 है, मैंने ये पहले 5 डिजिट ना इनमें सारों में सेम ही लिखे ताकि कि उसके बाद वाला नंबर 7 था, उसके बाद वाला 2 था और 5 था, कि अगर 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले में एक ऐड हो जाएगा, अगर 5 से छोटा है तो उसी तरह रहेगा, और अगर 5 है यानी कि तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में याद रखिएगा कि उससे पहले वाले नंबर में अगर तो वो नंबर ऑड है तो 1 ऐड हो जाएगा, अगर वो इवन है तो उसी तरह रहेगा। अब ये 3 है ना तो ये ऑड है, तो अब इसमें 1 ऐड हो जाएगा, अगर ये हमारे पास 2 होता तो ये एज इट इज रहता। यानी कि 5 के केस में इससे पहले वाले नंबर में 1 उस सूरत में ऐड होगा अगर वो नंबर ऑड है, अगर वो इवन है तो फिर वो एज इट इज रहेगा। ओके जी, ये हमने बात कर ली राउंड ऑफ एरर की, राउंडिंग ऑफ का जो प्रोसीजर है या राउंडिंग ऑफ हमने करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो एमसीक्यू के हवाले से मैं बात करता जा रहा हूँ, सिर्फ ये मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाऊंगा ज्यादा, क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर्स जो है इसका अपना आगे फर्दर जो है ना काफी सारा एक पूरा सिनेरियो है कि सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करते हुए जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी अपनी जो नेचर के चेंज होने के हवाले से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो कम ज्यादा होते रहते हैं। लेकिन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा था कि आप लोगों को जस्ट पॉइंट्स मेन मेन बताऊंगा, तो इसके अंदर डेफिनेशंस हैं। एब्सोल्यूट एरर, याद रखिएगा, अगर हमारे पास दो चीजें हों, एक एग्जैक्ट वैल्यू हो एक्स और अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो एक्स प्राइम, तो याद रखिएगा एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके कुल हो जाएगा, ये एक्स माइनस एक्स प्राइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स प्राइम। ये हो गया हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट डेफिनेशन होगी हमारे पास इसकी न्यूमेरिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एब्सोल्यूट एरर की, कि जब भी हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, और उसकी मॉडुलस वैल्यू मतलब ये कि आप लोग उसको मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे, ठीक है ना। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर एक फर्दर चीज आ जाती है, क्या बोला, एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद आ जाती है, अच्छा जो जहां पे हमने ये राउंड ऑफ एरर देखा था ना, राउंड ऑफ एरर देखा था, तो राउंड ऑफ एरर इस वजह से एरर आता है कि कुछ टर्म्स को तोड़ के पहले अगर आप लोग बगैर राउंड ऑफ किए ही कुछ टर्मों को काट दें, ठीक है, और स्पेशली उस केस में जब हमारे पास ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस हो जिसमें सीरीज चल रही होती है, तो कुछ टर्म्स को डायरेक्ट ही निगलेक्ट कर दें, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रंकेशन एरर। तो कुछ टर्म्स को काट के जो एरर आता है उसको ट्रंकेशन एरर का नाम दिया जाता है। अच्छा जी, एब्सोल्यूट एरर के बाद फिर आ जाते हैं एब्सोल्यूट के बाद रिलेटिव एरर। क्योंकि मैंने बस इसको हिंट एक नोट किया हुआ है कि जी एरर एनालिसिस को हमने देखना है, तो रिलेटिव एरर में क्या होता है, रिलेटिव एरर के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू को, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एब्सोल्यूट एरर में आप लोग यूं कर लें ई आर कह दिया फर्स्ट के एब्सोल्यूट एरर को, तो उसमें क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को ओरिजिनल वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। डेल्टा एक्स क्या था, एक्स माइनस एक्स प्राइम मॉडुलस, उसको किस पे डिवाइड कर देंगे, एक्स पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर। अच्छा, रिलेटिव एरर के अलावा एक और चीज होती है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर नाम से जैसे कि जाहिर हो रहा है कि जो रिलेटिव एरर था ना, ईपी लिख लेता हूं इसको परसेंटेज एरर के हिसाब से, जो रिलेटिव एरर था उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये हमारे पास परसेंटेज एरर की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो तीनों डेफिनेशंस हैं, एब्सोल्यूट एरर,
और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर कैसे फाइंड आउट की जाती है। ये डेफिनेशन आम रूटीन में इंपॉर्टेंट है जो कि देखी जा रही होती है। ठीक है, एरर का मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके अंदर एरर के अंदर फर्दर मैंने उसके जो टाइप्स हैं एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर, उनको हमने देख लिया कि इसकी जो ये टाइप्स हैं ये कैसे आ रही होती हैं। अच्छा, फिर अब हम आ जाते हैं एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर के बाद के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेथड्स हैं वो हमने देखने हैं, क्योंकि एरर एनालिसिस के अंदर भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि जिस वक्त आप लोग बहुत सारे टर्म्स ले रहे हो और उनको ऐड कर रहे हो तो क्या करते हैं, या फिर चलें आप लोगों को सिर्फ ये बता देता हूँ कि अगर बहुत सारे टर्म्स आपस में ऐड हो रही हो तो उनका तमाम वैल्यूज का जो एरर, नेट एरर होगा या रिजल्टेंट का जो एरर होगा वो कैसे आता है। याद रखिएगा, अगर बहुत सारी टर्म्स ऐड हो रही हो तो एरर कैसे ऐड होगा, तो या कौन सा एरर उनमें से जो है वो ऐड हो रहा होगा, ये हमने अगर को बात करनी है तो याद रखिएगा, अगर बहुत सारी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम ले रहे हो तो याद रखिएगा कि फिर हमने एब्सोल्यूट एरर उन तमाम वैल्यूज का ऐड कर देना होता है। बहुत सारी टर्म्स को ऐड करना है तो उनका एब्सोल्यूट जो एरर्स हैं उनका सम। ओके, इसमें हमारे पास बहुत सारे लीनियर ऑपरेटर्स भी आते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या पीपीएससी के जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या बोलते हैं, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ई क्या है हमारे पास, ई को शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। ये किसी भी एफ को अगले नंबर पे, एफ ऑफ एक्स को कहाँ शिफ्ट कर देता है, एक्स प्लस एच पे, वन स्टेप आगे की तरफ ले जाता है, तो इसको शिफ्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं। एक फंक्शन आप लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर डेल्टा देखा होगा, डेल्टा एफ ऑफ एक्स। अब डेल्टा क्या काम करता है, ये अगली वैल्यू में से उस वैल्यू को क्या कर देता है, माइनस कर देता है। एक नेबला, ये उल्टा डेल्टा जो होता है, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स साइन भी अक्सर देखने को मिलता है। ये क्या करता है, एफ ऑफ एक्स में से पिछली वैल्यू को माइनस करता है। ओके, फिर इसी तरीके से डेल्टा एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, ये क्या करता है, हाफ लेंथ आगे और हाफ लेंथ पीछे। अच्छा, इनके अपने नाम भी है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं, इसको शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं, इसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं, इसको बैकवर्ड डिफरेंस बोलते हैं। ये जो है, ये चूंकि एवरेज नजर आ रहा है, इसको सेंट्रल डिफरेंस का नाम दे दिया जाता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। सेंट्रल डिफरेंस का नाम दे देते हैं, सेंट्रल डिफरेंस का नाम दे देते हैं, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। और एक ये जो है म्यू है, म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये उनकी एवरेज है, तो मीन वैल्यू ऑपरेटर भी कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू ऑपरेटर। एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, और उनको ओवरऑल को 1/2 मतलब 2 पे डिवाइड कर दिया, इसको मीन वैल्यू ऑपरेटर का नाम देते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट जो ऑपरेटर्स हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर, और वो एफ पर जब अप्लाई हो रहे होते हैं तो किस टाइप का रिलेशन जो हमारे पास आ रहा होता है, ये हमने इसको देख लिया। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल के तौर पे कोई किसी एक को अप्लाई करवा के देख लेते हैं। लेट सपोज जिस तरह डेल्टा है, डेल्टा को किसी भी फंक्शन पे अप्लाई करवा के देखते हैं तो ई एक्स, तो क्या आएगा इसके मुताबिक, देखना डेल्टा के मुताबिक एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ई पार एक्स था तो ई प्लस एक्स प्लस एच माइनस ई पार एक्स, बस ये आ जाएगा। इसको यूं लिखना है यूं लिख लें, या ई पार एक्स आप लोग कॉमन ले लें तो ई पार एच माइनस वन, तो ये प्रोसेस होता है। बहरहाल इस टाइप के क्वेश्चंस ये तो आ सकते हैं आप लोगों को, हाँ, या इनका आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन आ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इसी डेफिनेशन को यूज करके
कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब वो रिजल्ट किस टाइप के हो सकते हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। अच्छा, मैंने अभी एक बात की, एरर एनालिसिस में काफी सारी चीजें मैं उसको स्किप इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही आप लोगों को करवा रहा हूँ। डेल्टा इज इक्वल टू E-1। डेल्टा को E-1 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। डेल्टा एफ ऑफ एक्स से आप लोग करके देखिएगा तो डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होता है? ई एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स सब में से कैंसिल करके, यानी कि इसको बैरल आप लोग सॉल्व करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा। यानी कि ये देखें ना, डेल्टा बेसिकली था डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच को कैसे ई की फॉर्म में लिखते हैं? ई ऑफ एफ ऑफ एक्स बेसिकली एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है। तो ई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स सब में से कैंसिल करें तो ये चीज आ जाएगी। तो ये रिजल्ट्स हैं जो कि आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे रिजल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो देखते ही डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ई पार 1/2, क्योंकि h/2 था ना, तो ई पार 1/2 की फॉर्म में ये तो सिंपल से नजर आने वाले हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू ई पार 1/2 माइनस ई पार माइनस 1/2 और म्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई पार 1/2 प्लस ई पार माइनस 1/2। तो ये कुछ मैंने रिजल्ट्स यहाँ पर वो लिखे हैं जो कि देखते ही आइडिया हो जाते हैं जिनका, ठीक है। हाँ, बाकी ये है कि वेल नोन कोई बिल्कुल शॉर्ट टाइप के ये हो जाता है कि डेल्टा माइनस नेबला। तो डेल्टा नेबला ये बहुत ज्यादा यूं कह लें कि फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे होते हैं या देखने में बहुत ज्यादा जो है वो जल्दी से याद होने वाले लग रहे होते हैं। तो डेल्टा ओवर नेबला माइनस नेबला ओवर डेल्टा, ठीक है, उल्टे हैं एक दूसरे के। तो ये सम इसके इक्वल होता है और डिफरेंस इनका इसके इक्वल होता है। बस ये कुछ आप लोगों को इसके जो ऑपरेटर्स थे उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनके जो सिंपल ऑपरेटर्स हैं वो कैसे आप लोग इसको जो है वो राइट कर सकते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल मेथड्स की जब हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल मेथड्स किस किस टाइप के हैं, कौन कौन से हैं, उनके सिर्फ नामों की हद तक आप लोगों के साथ में डिस्कशन करूंगा कि इनके मेथड्स कौन से हैं और किस टाइप के हैं। तो याद रखिएगा इसमें बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो यूज हो रहे होते हैं, जो जिनके नेम्स हमें ज़रूर पता होना चाहिए। इसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक वो जो लीनियर के साथ डील करते हैं, एक वो जो नॉन लीनियर इक्वेशंस के साथ डील कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो लीनियर के साथ जो डील कर रहे होते हैं वो कौन से हैं और नॉन लीनियर के साथ जो डील कर रहे होते हैं वो कौन से हैं। तो नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए सबसे पहले मैं मेथड्स की बात करूंगा। नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए जो मेथड्स यूज हो रहे होते हैं उनमें से फर्स्ट वन आ जाता है बाइसेक्शन मेथड। अच्छा, इनके ये जो मेथड्स है ना, जिस तरह बाइसेक्शन मेथड को हम देख रहे हैं, तो बाइसेक्शन मेथड को हाँ ये इसमें हम जो पूरे का पूरा इंटरवल था, क्योंकि इसका मैंने आप लोगों को बताया कि इसके जो पूरा जो प्रोसीजर है या सॉल्यूशन मेथड है उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। इसको इस मेथड को ना आम रूटीन में एक नाम देते हैं हाविंग द इंटरवल, क्योंकि इसमें इंटरवल को हाफ करते हैं ना, तो हाविंग इंटरवल भी बोलते हैं और इसका एक और नाम भी है बोल्जेनो बोल्जेनो मेथड, ठीक है ना, बाइसेक्शन मेथड का। अभी मैं इनके रेट ऑफ कन्वर्जेंस की तरफ भी आऊंगा, वो बात की बात है कि हम ये याद रखें कि इसके नेम्स क्या हैं, ठीक है, और ये नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए जो है वो मेथड यूज किया जाता है। फर्स्ट मेथड जो हमारे पास आ गया वो क्या आ गया है? बाइसेक्शन मेथड। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो मेथड है नॉन लीनियर के लिए वो एक और मेथड है रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड,
फॉल्स पोजीशन भी बोलते हैं इसको, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, रेगुलर फॉल्सी या फॉल्स पोजीशन मेथड, ये दोनों ही इसके जो है वो नेम है। अच्छा, इनके बेसिक डिफरेंस ये है कि उसमें लेट्स सपोज ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन थी ना, तो उसमें ए और बी के दरमियान जब आप लोग बात कर रहे होते थे कि ये पॉइंट लेट्स सपोज ये है और यहाँ पे पॉइंट बी पे इसकी वैल्यू ये है, तो हम इसकी मिडिल वैल्यू लेके फिर उसमें देखते थे कि पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, इसके अंदर यूं देखते थे कि रूट हमेशा उन दो पॉइंट्स के दरमियान में लाई कर रहा होता है। अगर इंटरवल ए और बी दे रखा हो तो रूट उन पॉइंट्स के दरमियान लाई कर रहा होता है जहां पर एक साइड पे आंसर पॉजिटिव और एक साइड पे आंसर नेगेटिव हो, यानी कि दोनों की मल्टीप्लीकेशन, ये जिस तरह ये है ना, कोई भी आप लोगों के पास कर्व होगी तो उसका रूट दरमियान में उसी सूरत में लाई कर रहा होगा कि एक साइड पे नेगेटिव और एक साइड पे पॉजिटिव है, तभी वो दरमियान में किसी जगह पे जाके एक्स एक्सिस को कट करके गई होगी। आप हर दफा मिड पॉइंट लेके, मिड पॉइंट यहाँ पे आया फर्ज किया, तो अब रूट की साइड पे, इस साइड पे है या इस साइड पे है, उसका अंदाजा लगेगा कि यहाँ पे वैल्यू देखें नेगेटिव है, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब ये अगर ए था, ये बी था, ये दरमियान में मिड पॉइंट सी था, अब इन इधर दोनों तरफ वैल्यू नेगेटिव है, इसके एक तरफ नेगेटिव है, एक साइड में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सी और बी के दरमियान है, अगली दफा इनका मिडिल पॉइंट लेंगे। लेकिन रेगुलर फाल्सी में या फाल्स पोजीशन में हम ये कहते हैं कि मिड पॉइंट लेने की बजाय ना, हम इसके ए और बी वाले पॉइंट के कॉर्ड को मिला देते हैं। तो उसका फायदा सिर्फ ये होता है कि मिड पॉइंट की निस्बत ज्यादा अच्छी हमें जो है ना अप्रोक्सीमेशन मिलती है एज कंपेयर टू जो बाइसेक्शन मेथड है। अच्छा, इसके साथ कुछ नोट्स आपको जो शेयर करूंगा उसमें इनका जो फार्मूलाज है ना, फार्मूलाज की तरफ मैं ज्यादा यहाँ पे नहीं जाऊंगा। जिस तरह रेगुलर फाल्सी है तो इसके अंदर जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आती है या नई वैल्यू आती है वो कैसे आती है, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, ये फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकी लिस्ट आपको दूंगा, ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करने का इसका जो है वो प्रोसीजर है कि नेक्स्ट जो मेथड हमारे पास आ गया है ये रेगुलर फाल्सी या फाल्स पोजीशन इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आ गया। ठीक है ना। अब इसी तरीके से दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड एक और है जिसको हम बोलते हैं सीकेंट मेथड। थर्ड जो मेथड होगा वो क्या होगा, सीकेंट मेथड होगा। अब सीकेंट मेथड क्या है, ये मेथड भी हमारे पास क्या है कि ये मेथड भी फॉर्मूला ऑलमोस्ट रेगुलर फॉल्स पोजीशन जैसा ही होता है। ठीक है, जिसको सिंप्लीफाई करें, इसके लिए अगर हमारे पास एक्स नॉट और एक्स वन, इससे थोड़ा डिफरेंट ले लेता हूँ, ए बी और सी ले लेता हूँ लेट्स सपोज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, सी वैल्यू या जो न्यू वैल्यू आएगी हमारे पास, न्यू अप्रोक्सीमेशन, उसके लिए दो वैल्यूज हमें चाहिए होती हैं। या यूं कह लें कि हमारे पास एक्स के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या सी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो उसका जो रिलेशन आएगा हमारे पास वो किस टाइप का होता है, वो होता है अगर एक्स नॉट और एक्स वन पहली वैल्यू है और एक्स टू हमें चाहिए, तो वो होती है एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन ओवर एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या बोला कि ये जो सेकंड मेथड है ना, ये न्यूटन रॉफ्सन, अभी वैसे ही हमने न्यूटन रॉफ्सन का फार्मूला अगर मैं पहले इसको लिख लेता तो ज्यादा बेहतर होता। न्यूटन रॉफ्सन मेथड से भी इसको ड्राइव किया जा सकता है। मैं यहाँ पे पहले न्यूटन रॉफ्सन लिखता हूँ कि न्यूटन रॉफ्सन मेथड बेसिकली क्या है कि उसका फार्मूला है किसी भी जनरल जो हमारे पास है केथ वैल्यू, या यूं कह लें कि चूंकि हमारे पास मल्टीपल टाइम परफॉर्मेंस होती है, आइटरेटिव मेथड्स हैं। ठीक है, तो केथ आइटरेशन जो इसकी आएगी एक्स के इज इक्वल टू एक्स के माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स के माइनस वन। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें हम इसके अंदर भी क्या करें, अगर एफ प्राइम को इन न्यूटन रॉफ्सन, अगर हम एफ प्राइम ऑफ एक्स के माइनस वन की जगह पे क्या पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स के माइनस टू माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन ओवर एक्स के माइनस टू
माइनस एक्स के माइनस वन। ये वाली वैल्यू अगर आप लोग पुट कर दें एफ प्राइम ऑफ एक्स के माइनस वन की जगह पे, इसको हम ये भी बोलते होते हैं कि डिफरेंस वैल्यू। इसके अंदर अगर आप लोग यह जो है डिफरेंस फॉर्मूला इसके अंदर पुट कर दें तो फिर क्या आ जाता है, फिर भी हमारे पास डिफरेंस फार्मूला भी कहते हैं, डिफरेंस रेशो ज्यादा बेहतर है, डिफरेंस रेशो। अगर ये डिफरेंस रेशो रिप्लेस कर दी जाए न्यूटन रॉफ्सन के अंदर, तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट को आप लोग जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, सीकेंट फार्मूला। ठीक है, अगर यहाँ पे k माइनस वन ना लिखें तो भी कोई इशू नहीं, अगर आप लोग k लिख लें, यहाँ पे k लिखेंगे तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली k और k माइनस वन हो जाएगा, k माइनस वन लिखेंगे तो k माइनस वन और k माइनस टू हो जाएगा। तो ये डिफरेंस रेशो से अगर आप लोग रिप्लेस करते हैं न्यूटन रॉफ्सन के अंदर तो सीकेंट को ड्राइव किया जा सकता है। अच्छा, ये तो इनके फार्मूलाज की हद तक एक बात होगी कि हम न्यूटन रॉफ्सन को या सीकेंट को ये सारी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए या फिर जो है डिफरेंट आइट्रेशंस परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल टाइम्स इन तो सारों को आपस में एक दूसरे के साथ क्या करवाते हैं, परफॉर्म करवा रहे होते हैं, डिफरेंट आइट्रेशंस परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो ये करते क्यों है? असल इनका चक्कर ये है कि इनमें से कोई एक दूसरे की निस्बत ज्यादा, जिस तरह मैंने यहाँ पे ग्राफिकली बताने की कोशिश की, कंपैरेटिवली ज्यादा जो है वो फास्टर होता है। अब कौन किससे ज्यादा फास्टर है और कौन कम फास्टर है, इसको देखने के लिए हमें इनका देखना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको जो बाद में एक टेबल भी शेयर करूंगा साथ में, बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी या फॉल्स पोजीशन। रेगुलर फाल्सी भी वैसे तो ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू बाइसेक्शन, ठीक है ना। इन दोनों का जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है, 1:1 है। इन दोनों का रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1:1 है, जबकि सीकेंट मेथड का जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है 1.67 है। और इसी तरीके से जो हमारे पास न्यूटन रॉफ्सन मेथड है, इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 2 है। अब आपको एमसीक्यू जो आता है ना, वो एमसीक्यू इसी में से आता है पीपीएससी का ज्यादा। अब इसी में से कैसे आता है, वो आपको कहेगा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज, वो नीचे 1 ना दे, लीनियर दे सकता है वर्ड। क्या वर्ड यूज कर लेता है, लीनियर यूज कर लेता है वर्ड। अब लीनियर का मतलब भी वही है ना, कि लीनियर भी अगर वो कह देगा तो उसका भी बिल्कुल वही मतलब होगा जो कि हमने पहले देखा कि उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 1 है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे एक ये चीज आ सकती है, रेगुलर फाल्सी का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वो भी लीनियर। सीकेंट का क्या है, ये 1 से ज्यादा है 2 से कम है, तो इसको सुपर लीनियर भी अक्सर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुपर लीनियर है। इसी तरीके से न्यूटन रॉफ्सन मेथड का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमारे पास 2 है, ठीक है ना। फिर फर्दर इनके जो नेम्स हैं, जिस तरह मैंने बाइसेक्शन मेथड को कहा कि हाविंग इंटरवल्स भी इसको बोलते हैं, बोल्जेनो भी बोलते हैं। अब रेगुलर फाल्सी मेथड जो आ गया था, रेगुलर फाल्सी मेथड को या फाल्स पोजीशन मेथड है, इसको फिर हम जो नाम देते हैं, रेगुलर फाल्सी का भी नाम दे देते हैं और फाल्स पोजीशन का भी नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास एक मेथड जो सीकेंट और न्यूटन रॉफ्सन मेथड्स आ जाते हैं। इनके भी हम बात करते हैं ना जब इनके नेम्स की, तो डिफरेंट मेथड्स ऐसे होते हैं कि उनके अपने एक स्पेसिफिक नेम से उनको जो है ना वो डिनोट किया जाता है। तो अब उनके जो, अगर आप लोगों को उससे ज्यादा कुछ नेम्स पता हो या उनके अल्टरनेट नेम्स पता हो, कहीं से भी पता चलते हैं, तो फिर ये याद रखिएगा कि वो नाम जरूर हमने उसका याद कर लेना होता है। तो मैंने इनके जो डिफरेंट नेम्स थे वो आप लोगों को जो है वो साथ साथ बता दिए हुए हैं कि जिस तरह रेगुलर फाल्सी मेथड था तो उसको मेथड ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन भी बोलते हैं। जो बाइसेक्शन का नाम क्या क्या बता दिए, हाविंग मेथड, हाविंग इंटरवल और बोल्जेनो। रेगुलर फाल्सी मेथड को, रेगुलर फाल्सी मेथड का एक नाम ये मैंने मेरे ख्याल पहले वाले पे लिखा नहीं, यहाँ पे
क्योंकि इसको हाविंग इंटरवल बोल्जानो भी बोल दिया, और रेगुलर फाल्सी मेथड या फाल्स पोजीशन मेथड या मेथड ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन भी बोलते हैं। रेगुलर फाल्स या फाल्स पोजीशन मेथड को लीनियर इंटरपोलेशन। ओके, तो ये बैरलिन के जो डिफरेंट पॉसिबल नेम्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस सुपर लीनियर, लीनियर, सुपर लीनियर, और ये है इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो क्वाड्रेटिक है। जाहिर है जिसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा होगा वो उनमें से कौन सा बेहतर है जी, तो हम बता देंगे कि इनमें से फलां जो है वो बेहतर है। ओके, तो रेगुलर फाल्सी मेथड का, न्यूटन राफसन का, इनके फार्मूलाज जो हैं, ठीक है ना, एक्स के फॉर्म में मैंने आप लोगों को लिख के दिखा दिया था, एक्स के की फॉर्म में, एक्स के की फॉर्म में भी आप लोगों को आ सकता है, वो एक्स एन की फॉर्म में भी आ सकता है। तो दोनों बेसिकली एक ही चीज के जो दो नाम होते हैं। अच्छा, ये हम अभी तक हमने देखा, एरर को देख लिया है, एरर के बाद सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस को देख लिया कि सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन में जो जो मेथड थे अब उनका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी देख लिया। अब आ जाते हैं लीनियर इक्वेशंस की तरफ। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। असल में ना इसके चूंकि मैं क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा, तो कोई क्वेश्चन के बगैर सिर्फ उनके नेम नेम आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अब सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब हम कर रहे होते हैं ना, तो अब इसमें फर्दर दो कैटेगरी हैं, एक डायरेक्ट मेथड्स हैं, ठीक है, और एक जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड वो है जो आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे, और इनडायरेक्ट मेथड्स वो हैं जो आइटरेटिव मेथड्स होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे, आइटरेटिव मेथड्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो डायरेक्ट मेथड्स हैं उसके अंदर कौन कौन से मेथड आ जाते हैं, उसके अंदर गाजियन एलिमिनेशन मेथड, गाज एलिमिनेशन मेथड आ जाता है, एलयू डिकम्पोजिशन आ जाता है। अच्छा, अब जो एलयू डिकम्पोजिशन वाला है ना, पर्टिकुलरली गाज एलिमिनेशन मेथड, एक प्रॉपर हमारे पास में कह लें कि उसके अपने वर्किंग रूल्स हैं कि उसमें डायगोनल डोमिनेट रखना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। उस मेथड की तरफ जाए बगैर सिर्फ के ये मेथड कौन से डायरेक्ट हैं और कौन से जो हैं वो इनडायरेक्ट हैं, मैं उस तरफ अभी सिर्फ रहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज्यादा करने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि इससे पहले तो ये आता भी नहीं था ना। तो इसमें सिर्फ करने की जरूरत इस तरह से पेश आई कि बिल्कुल बेसिक टाइप के इसमें से क्वेश्चंस आए हैं। गाज एलिमिनेशन से के भी ये डायरेक्ट है। एलयू डिकम्पोजिशन में लोअर और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट करते थे, यानी कि लोअर मैट्रिक्स इस टाइप का लेते थे, L1100, L21, L220, L31, L32, L33, ये लोअर मैट्रिक्स, और एक अपर मैट्रिक्स। ये मैं इस वजह से थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इसके आगे फर्दर एक डिस्ट्रीब्यूशन है एमसीक्यू के हवाले से, U11, U12, U13, 0, U21, U22, 00, U33। ये एल और यू लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आप लोग इसको कन्वर्ट करते थे ना, तो ये था एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। मैं इसकी मेथड्स की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन हाँ एक चीज की तरफ जा रहा हूं कि अगर इन मेथड के अंदर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक मेथड है डू लिटिल। डू लिटिल मेथड में ये है ऑल डायगोनल्स ऑफ एल, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ये तीनों जो डायगोनल एलिमेंट है, ये अगर 1 1 लूं और फिर वही क्वेश्चन सेम एलयू डिकम्पोजिशन से करूं, ऑल डायगोनल्स ऑफ एल आर 1, तो उसका मेथड का नाम क्या बन जाएगा, डू लिटिल मेथड बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब बाकी प्रोसीजर वही रहेगा जो एलयू डिकम्पोजिशन का है, और अगर अपर के हो जाए तो फिर वो क्राउड्स बन जाएगा। क्राउड्स मेथड कह देते हैं वही एलयू डिकम्पोजिशन, लेकिन उसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ यू आर 1, तो फिर इसी मेथड को हम क्या नाम दे देते हैं,
फर्दर नाम दे देते हैं क्राउड्स मेथड का, ठीक है ना। और फिर एक और मेथड है चोलेस्की, चोलेस्की मेथड। चोलेस्की में क्या होता है, चोलेस्की में एलयू डिकम्पोजिशन मेथड जब हो रहा होता है तो लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हैं उनके डायगोनल सेम हो, मतलब ये जरूरी नहीं कि वन हो, बस डायगोनल सेम हो। एल एंड यू हैव सेम डायगोनल। तो ये मैंने बस ना हिंट्स लिखे हैं कि एलयू डिकम्पोजिशन के अंदर फर्दर अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट सारे वन हो जाएं तो उसी मेथड का नाम डूलिटल मेथड बन जाता है। और अगर आप लोग उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के तमाम डायगोनल एलिमेंट वन हो जाएं तो फिर क्राउड्स मेथड बन जाता है। और अगर हमारे पास लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हो जाएं तो फिर उस मेथड का नाम जो होता है दैट इज चोलेस्की मेथड। ओके, अब फिर आ जाते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड्स की तरफ, क्योंकि डायरेक्ट मेथड हमने बात कर ली कि डायरेक्ट मेथड के अंदर गाजियन एलिमिनेशन मेथड आ गया है और एलयू डिकम्पोजिशन मेथड्स आ गए हैं। तो इसके अंदर जो मेथड आते हैं ज्यादातर इनडायरेक्ट मेथड्स में वो जैकोबी और गाजियन था तो गास सीडल, हाँ गास सीडल, आई थिंक सो ये मेथड होते हैं इसके अंदर, जैकोबियन मेथड और गास सीडल मेथड। ठीक है, और भी मेथड इसके हो सकते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड के अंदर कोई और हो, वो मुझे नाम याद आता है तो कोई मैं फिर बताता हूँ आप लोगों को। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए थे। अच्छा, जैकोबियन में आप क्या करते थे कि एक्स एन की वैल्यू लेते थे, कि एक्स वन को हम ले लेते हैं, एक्स टू को और एक्स थ्री की वैल्यूज को। ये जैकोबी मेथड का बल्कि यहाँ पे बुक है मेरे पास सामने, ये मैं आप लोगों के सामने एक सिस्टम पुट कर रहा हूँ कि एक्स वन की वैल्यू हम कोई ले लेते हैं, ये अगर आप लोग इसको देख पाए तो दोनों के नहीं, ये नजर नहीं आ रही इस पे से। चलें, बहरहाल ये इसको अगर नजर नहीं भी आ रही तो एक्स वन एक्स टू और एक्स एन की जो वैल्यूज हम ले रहे होते थे तो इनिशियल आइट्रेशन से लेके चलते थे और तमाम वैल्यूज को एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे होते थे। लेकिन गास सीडल में ये होता है कि एक्स वन की वैल्यू जब आई है तो उसी आइट्रेशन, एक ही आइट्रेशन के दौरान प्रीवियस वैल्यूज को भी हम यूज कर लेते हैं। तो जो गास सीडल मेथड है ना वो कंपैरेटिवली ज्यादा फास्टर मेथड होता है, किससे, जैकोबियन से। तो ये इनका आपस का कंपैरिजन, ये मतलब ज्यादा जो चीजें आप लोगों से पूछी जाती है ना वो इसी टाइप की पूछी जाती है, ठीक है ना। या तो इनके अल्टरनेट नेम पूछे जाएंगे और या फिर इनके जो है वो कि कौन सा इनमें से ज्यादा फास्टर है, कौन सा इनमें से कम फास्टर है। अच्छा, गास सीडल अल्टरनेटिव मेथड का एक और नाम भी है, इनके मैं नाम चुके आप लोगों को जरूर साथ साथ बताता चलूंगा। लिपमैन मेथड भी बोलते हैं गास सीडल को, सॉरी गास सीडल को लिपमैन मेथड भी कहा जाता है। और ये हमारे पास जैकोबियन मेथड की निस्बत ज्यादा जो है वो फास्ट होता है। अच्छा, इसके अलावा फिर आप लोगों से लीनियर भी हमने देख लिया है, नॉन लीनियर मेथड्स को भी कुछ हमने देख लिया है। एक और चीज थी, इल कंडीशन, वेल इल पोज्ड और वेल पोज्ड प्रॉब्लम। इल पोज्ड और वेल पोज्ड प्रॉब्लम ये होते हैं कि बाजुकात ये होता है कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मौजूद है,
सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर हम थोड़ी सी भी चेंजेस लेके आते हैं, मतलब स्मॉल चेंजेस इन सिस्टम, और उनके जो सॉल्यूशंस हैं या जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास। अच्छा ये याद रखिएगा, जो इनडायरेक्ट मेथड्स है ना, ये आइटरेटिव मेथड्स हैं। ये जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं दोनों, ये क्या है, आइटरेटिव मेथड्स हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटरेशंस जो है हमें वो परफॉर्म करनी होती हैं, और डिफरेंट आइटरेशंस को परफॉर्म करते हुए हम ये चीजें देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम मैं बात करने लगा था आप लोगों के साथ, हाँ, इल पोज्ड और वेल पोज्ड सिस्टम की। इल पोज्ड और वेल पोज्ड ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सिस्टम के अंदर स्मॉल चेंजेस लेके आते हैं, और थोड़ी चेंजेस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में एक बड़ी चेंजेस हमें नजर आती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो इल पोज्ड या इल कंडीशनड सिस्टम है। इल पोज्ड या इल कंडीशनड सिस्टम है। तो ये डेफिनेशन जो है ना इल कंडीशन सिस्टम की आप लोगों ने, इल कंडीशन सिस्टम के स्मॉल चेंजेस कि हम स्मॉल चेंजेस करें इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बेसिकली कोफिशिएंट्स के अंदर ना, मैट्रिक्स कोफिशिएंट के अंदर स्मॉल चेंजेस करें, और एंड लार्ज चेंज इन सॉल्यूशन वेक्टर्स। तो स्मॉल चेंज आप लोग कोफिशिएंट्स के अंदर करते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, और लार्ज चेंज सॉल्यूशन के अंदर आ जाएं, तो उसको हम इल कंडीशन सिस्टम या इल कंडीशन प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो चीजें आ जाती हैं वो आ जाती हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर जो फर्दर चीजें आती हैं वो इनके डिफरेंट फार्मूलाज हैं। ठीक है ना। डिफरेंट फार्मूलाज, उनके फार्मूलाज की लिस्ट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। उन सारे फार्मूलाज को आम रूटीन में न्यूटन कोट्स फार्मूलाज भी बोलते हैं। ठीक है। और न्यूटन कोट फार्मूला में न्यूटन कोट क्वाड्रेचर फार्मूला में उसमें n की वैल्यू डिफरेंट पुट करने से आपके पास ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन, सिम्पसन 3/8 और वेडल रूल्स वगैरह बनते हैं। इनके फार्मूलाज और इनके जो एरर्स हैं, एरर वैल्यूज, वो मैं आप लोगों को साथ में एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां से आप लोग देखेंगे। तो एमसीक्यू पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लीजिएगा, इनका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस था, इसी तरह की बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बस मैंने फर्दर आप लोगों को सिर्फ ये बता दिया कि कौन से इनमें जो है वो डायरेक्ट मेथड हैं, कौन से इनमें जो है वो इनडायरेक्ट मेथड हैं, और कंडीशन सिस्टम, बस यही इसी टाइप की जो है ना इसके अंदर जो है वो चीजें मौजूद हैं। तो बाकी मेथड्स ऑब्वियसली न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर बहुत ज्यादा मौजूद हैं, लेकिन हमने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर सिर्फ ये कह लें कि थोड़े से मेथड्स को डिस्कस करना था कि कौन कौन से मेथड्स पॉसिबल हैं। ठीक है ना। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के जो हैं वो मैंने आप लोगों को नहीं करवाए, वो आप लोग जो है वो देख लेंगे इसके अंदर। अभी जो मैं लिस्ट आप लोगों को इसके बाद जो है वो या इसके साथ ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी होगी।